हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उसने अपना नाम बताया सरिता। बड़ी सी गाड़ी से उतरी जरूर, पर उसके चाल ढाल में बड़ा होने वाली बात नजर नहीं आई। उसका कद मुझ जितना ही था, मुझसे ज्यादा दुबली थी, बाल घुंघराले। माँ कहती थी कि मैं हमेशा अपने से अमीर घर की लड़कियों से दोस्ती करती हूँ। सरिता मेरे घर के सामने आलीशान कोठी में रहती थी। हम किराए के एक छोटे से घर में, 2 बहनें, 1 भाई, 1 दादी और माँ पापा। पापा के पास एक स्कूटर, भाई के पास एक साइकिल, घर में कुल जमा 1 मोबाइल और उसके घर में ना जाने कितने कमरे, कितनी गाड़ियां, कितने मोबाइल। मैं स्कूल में नहीं थी। 8वीं में यूं भी नई दोस्त बनाना मुश्किल होता है। सब पहले से अपना गुट बना चुके होते हैं। सरिता का भी एक गुट था, पर वो कुछ अलग अलग सी रहती थी। मैंने आगे बढ़कर दोस्ती की, वो कुछ बेपरवाह लगी। अमीर लड़कियों में ये सब बातें होती हैं, कुछ झक्की होती है तो कुछ घमंडी। सरिता शायद ये दोनों नहीं थी, पर बड़ी मुश्किल से वह मुझसे बात करने लगी। फिर मैंने उसे अपने जन्मदिन पर घर बुलाया। वह आई। अपने लाल बैग में से निकालकर उसने उपहार दिया। भाई देखते ही फुसफुसाया, मोबाइल? सच में? वह मेरे लिए मोबाइल लाई थी। मेरी आंखें चमकने लगी। माँ ने उसकी कुछ ज्यादा खातिर की। उसे दही बड़े पसंद आए। माँ ने एक बड़े से डिब्बे में उसे पैक करके दे दिया। मेरा रुतबा बढ़ गया। बड़ी कोठी वाली सरिता की सहेली रीमा। सरिता को मैं कोचती रहती, घर में खाने में क्या बनता है, उसके पास कौन कौन सी चीजें हैं, पापा उसे कहाँ घुमाने ले जाते हैं, वो कपड़े कहाँ से खरीदती है। वो अनमनी हो जाती। उसने बताया था कि उसकी मम्मी नहीं रही, बड़ा परिवार था, कई सारी ज्वेलरी की दुकानें थी, एक सिनेमा थिएटर, 2 रेस्तरां। ये सब वो नहीं बताती थी। वो शायद कुछ भी नहीं बताती थी। घर की पूछो तो कहती आज सुबह गिलहरी बिस्किट खाने नहीं आई, बगीचे में नीले रंग का गुलाब खिला है। फिर उसका जन्मदिन आया। उसने एक दिन पहले कह दिया कि वो अपना जन्मदिन घर पर नहीं मनाती, पर जन्मदिन वाले भाई ने उकसाया, तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, पास में रहती है, उसने तुम्हें मोबाइल दिया तो तुम्हें भी तो उसे कुछ देना चाहिए। वो घर पर नहीं मनाती तो क्या हुआ, तुम जाकर उसे विश तो कर सकती हो ना। भाई की बात में तर्क था। मैं उसके घर कभी गई नहीं, बस बाहर बाहर से देखा था। अब सवाल उसे क्या दूं? दोस्त को उपहार देने के नाम पर मुझे पैसे मिलने से रहे। बहुत सोचकर मैंने अपने पुराने एक सिल्क के लहंगे से अपनी दीदी की मदद से बैग तैयार किया। दीदी हाथ के कामों में अच्छी थी। बैग में मैंने 10 रुपए वाले 2 चॉकलेट भी रख दिए। वैसे तो भाई और दीदी भी आना चाहते थे सरिता के घर, पर मैंने मना कर दिया। कोई बुलावा तो था नहीं। मैं गेट के पास पहुंची। सिक्योरिटी ने ना जाने मुझसे कितने सवाल पूछे। डर लगा, डटी रही। आखिरकार उसने फोन लगाया, कहा कि बेबी की दोस्त आई हैं, अंदर आने दे। पता नहीं उसे क्या कहा गया। सिक्योरिटी ने मुझे वहीं बैठने को कहा। तनिक रुको, अभी बड़े मालिक निकलने वाले हैं, उनके जाने के बाद तुम्हें अंदर भेजेंगे। 10 मिनट बाद एक बड़ी सी गाड़ी कोठी के बाहर निकली। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे कहा, बरामदे में जाओ, वहीं बेबी जी आएंगी। मैं बरामदे तक पहुंची ही थी कि सरिता आ गई। उसने पीले रंग का लहंगा पहन रखा था, बालों की चोटी, माथे पर बिंदी बड़ी बड़ी लग रही थी। लगा कि उसे मुझे वहां देखकर खुशी नहीं हुई। मैंने हैप्पी बर्थडे कहकर गिफ्ट पकड़ा दिया। उसने ले लिया। फिर बोली, हम लोग बाहर जाने वाले हैं, कल स्कूल में मिलेंगे। वह मुड़कर चली गई अंदर। मैं ठगी सी खड़ी रही। अपमान सा लगा, शरीर जलने लगा, आंखें बरसने को हो उठी। मैं बहुत मुश्किल से सिक्योरिटी गार्ड को पार कर बाहर निकली। बिल्कुल सामने मेरा घर, कहीं कोई मुझे देख न रहा हो।
मैं जल्दी से पास की गली में निकल गई। आंख से जार जार आंसू बह रहे थे। घर जाकर सबको क्या बताऊंगी। आधा घंटा मैं गली के किनारे वाली मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रही। अंधेरा होने लगा। मंदिर में लोग आने लगे। मैं उठकर तेज कदमों से चलती हुई घर आ गई। रसोई से दाल पकने की महक आ रही थी। मुझे देखते ही भाई लपक कर मेरे पास आया। तू आ गई, कैसा रहा? खाने को क्या मिला? मैंने अपने को संभाल कर कहा, बहुत कुछ, सब तो मैं खा भी नहीं पाई। भाई मुझे घेर कर कमरे में ले आया। ठीक से बता, मुंह में बात मत रख, पूरा बता। मैंने धीरे से बताना शुरू किया। घर बहुत सुंदर सजा हुआ था। हर तरह लाइट्स थे। गाना चल रहा था। एक तरफ एक सुंदर सा पेड़ था। उसमें न जाने कितनी चीजें टंगी थी। बर्गर, पिज्जा, आइसक्रीम, जो मन हो वहां से निकालो और खा लो। आइसक्रीम? क्या बोल रही है? वो तो पिघल गया होगा ना। क्यों पिघलेगा? कमरा इतना ठंडा जो था। बहुत सारे बच्चे थे, पर मैं तो किसी को जानती नहीं थी, इसलिए बस थोड़ा इधर उधर बैठी। बाहर आतिशबाजी चल रही थी। ऐसे दृश्य दिवाली पर भी ना देखे हो। मैं तो वही देखती रही। फिर आ गई। इतनी जल्दी क्यों आ गई? पूरा रह कर आना था ना। मैंने रुककर जवाब दिया, हाँ रुक तो सकती थी। सरिता ने कहा भी, पर मैं दूसरे बच्चों से क्या बातें करती। तुझे रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया? भैया ने पूछा। मैंने अपने बर्थडे पर भी सबको एक पेंसिल बॉक्स दिया था। सरिता जब बाहर तक छोड़ने आई ना, तो उसने कहा कि मेरा रिटर्न गिफ्ट ओह कल स्कूल ले आएगी। कहते कहते मैं थक गई। भाई ये सब दीदी को बताने चले गए। मैं चुपचाप कमरे में आ गई। इंतजार था कि माँ कब खाने पर बुलाएंगी। शायद ये सोचकर ना ही बुलाए कि यह तो सरिता के घर खाकर आई होगी। पेट की भूख बड़ी थी कि मन में अवहेलना की आग समझ में नहीं आया। रात सबके सोने के बाद मैंने बिस्तर के नीचे से अपना छोटा सा पर्स निकाला। उसमें मैं साल भर पैसे जमा करती थी, फिर दिवाली में कुछ लेती थी। उसमें कुल जमा 29 रुपए निकले। इतने में तो कोई अच्छी चीज आ नहीं सकती थी। अपने लिए रिटर्न गिफ्ट के नाम पर क्या लूं? सुबह पैसे साथ रख लिए। स्कूल के बाहर मुझे सरिता नजर आई। मैंने हिकारत से उसकी तरफ देखा और सिर घुमाकर अंदर चली गई। क्लास में हम साथ बैठते थे और कोई जगह खाली नहीं थी। वो मेरे पास बैठने आई तो मैंने गुस्से से कहा, कहीं और जाकर बैठो। वो अकड़ गई। क्यों? मेरी सीट है, मैं यहीं बैठूंगी। मैं अपना बस्ता लेकर पीछे चली गई। पीछे की बेंच पर दो लड़कियों के साथ सटकर बैठ गई। गनीमत थी कि आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड था, इसलिए सर का ध्यान मेरी तरफ नहीं गया। लंच टाइम में सब अपना डिब्बा खोलकर बैठे। सरिता केक लेकर आई थी। मैं चिढ़ गई। किस बात का केक? कोई बर्थडे तो था ही नहीं। मैं गई थी इसके घर गिफ्ट लेकर। वहां क्या हुआ इससे पूछो। सरिता अचानक उठ गई और जोर से बोली, तुम क्यों आई थी? मैंने बुलाया था क्या? मैं भी उठ गई और मुट्ठियां भींच कर बोली, तुम भी तो आई थी मेरे बर्थडे पर। वो उसी रो में बोली, तो मैं इतना महंगा गिफ्ट लेकर आई थी। मैंने भी दिया था तुम्हें गिफ्ट। हाँ हाँ, बैग ही ना, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी कल ही। मैं भी ला दूंगी तुम्हारा स्टूपिड मोबाइल। हम दोनों तेज आवाज में बोल रहे थे। मैं इससे पहले कभी किसी के साथ नहीं झगड़ी थी। मुझे पता नहीं था कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आप भीतर से जलने लगते हैं। मुंह से शब्द की बजाय झाग निकलने लगता है और दिमाग में आग सी लग जाती है। शरीर कांपने लगता है। किसी तरह दोस्तों ने हमें अलग किया। इसके बाद मैं रोने लगी। पता नहीं क्या क्या कहती जा रही थी कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया, जबकि मैं सिर्फ सरिता से यह जानना चाहती थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सरिता से दोस्ती टूट गई। मोबाइल वापस लौटाना था। मुझे समझ नहीं आया कि भैया से क्या कहूंगी। मैंने घर जाकर कुछ नहीं कहा। हाँ, जाते समय एक सेकंड हैंड किताब की दुकान से एक कॉमिक खरीद कर ले गई अपना रिटर्न गिफ्ट दिखाने। अगले दिन सरिता स्कूल आते ही मेरी सीट पर मेरा दिया बैग फेंक कर चली गई।
सिल्क का कपड़ा पुराना तो था ही, एक तरफ से फट गया। मैंने बैग उसकी तरफ उछालकर जोर से कहा, तुमने बैग फाड़ दिया, अब क्यों लौटा रही हो? उसने बैग को उलट पुलट कर देखा, कुछ नहीं बोली, बस उसे लेकर वापस चली गई। इसके बाद उसने मोबाइल के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। हमारी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। 8वीं के बाद अगले साल हमारे सेक्शन बदल गए। मैं उसे कभी कभार देखती, स्कूल में आते हुए या खेल के मैदान में। वो लंबी होती जा रही थी, घुंघराले बालों को छोटे करवा लिए थे। कुछ दिनों तक मुझे उसकी दोस्ती सालती रही। अफसोस हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया। कई बार मन हुआ कि उसे रोककर बात करूं, पूछूं कि उसने उस दिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया। 10वीं के बाद मैंने उसके बारे में उड़ती उड़ती खबर सुनी कि उसका किसी लड़के से अफेयर चल रहा है, शायद अपने घर के ड्राइवर से। हम लड़कियों ने खूब चटकारे लिए। 11वीं के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। अरसे बाद मैंने उसे दिल्ली में कनॉट प्लेस में देखा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आई थी, हॉस्टल में रहती थी। मेरी दुनिया बदल रही थी, साइकोलॉजी पढ़ती थी, पहले के मुकाबले गंभीर और गुरु ज्ञानी हो चली थी। नवंबर की एक सुहानी शाम मैं अपने मित्रों के साथ घूम रही थी। वह एक रेस्तरां से निकलती दिखी, पहचानी शक्ल, दिमाग पर जोर डालना पड़ा। रंगे हुए बॉय कट बाल, जरूरत से ज्यादा दुबली, अजीब से कपड़े, शॉर्ट स्कर्ट और बेहद झीना कुर्ता। शायद उसने पी रखी थी। मुझे देखकर वो ठिठक गई, रीमा राइट। बहुत दिनों बाद मैं अचकचा गई। 6 साल का फासला। मैं मुस्कुराई, कैसी हो सरिता? वो कुछ चहक कर बोली, कैसी हूँ? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी, मजे कर रही हूँ। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ पकड़कर बोली, वो जो तुमने मुझे एक बार गिफ्ट दिया था ना, एक बैग मेरे बर्थडे पर, वो आज भी है मेरे पास। उसकी आंखें चमकने लगी थी और मेरी आंखों में कौतूहल था। सरिता के पीछे एक विदेशी हिप्पी सा दिखने वाला युवक खड़ा था। सरिता को उसने पीछे से टोका। सरिता मेरा हाथ छोड़ आगे बढ़ गई, बाय कहती हुई। कितने सवाल रह गए उस समय वहां। मैं बटोर कर सुलझाना चाहती थी। सरिता को रोककर पूछना चाहती थी कि उसने वो फटा हुआ पुराने कपड़े से बना बैग आज तक क्यों रखा है अपने पास। उसके पीछे तो कितना झगड़ा हो चुका था हमारा। मैं खड़ी रही, वह चली गई। मैं उसके बारे में जितना सोचती पाती कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया था। मैं चाहती तो उस दिन उसके साथ इतने बुरे से पेश ना आती। वो गलत कहाँ थी? उसने तो सच में मुझे नहीं बुलाया था अपने घर। मैंने स्कूल में अगले दिन उसे कुछ कहने का मौका भी तो नहीं दिया था। मन की गुत्थियां अब मुझे लुभाने लगी थी। आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति लेकर मैं अमेरिका चली गई। डॉक्टर रीमा बनकर लौटी। बेंगलोर के एक नामी अस्पताल से जुड़ गई। जिंदगी व्यस्त हो गई। रोज ना जाने कितने केस आते, रात हो जाती। माँ पिता मेरे साथ रहते थे। रात पहुंचती तो माँ खाना गर्म कर देती, फिर उनके साथ खूब बतियाती। अगले दिन के लिए दिमाग खाली भी तो करना था। 32 की हो चली थी मैं। माँ शादी के लिए कहती तो हंस देती, मन तैयार नहीं था। फिलहाल तो काम ही रास आ रहा था। महीने में एकाध सेमिनार मीटिंग के लिए बाहर निकल जाती। कभी अपने दोस्तों से मिलने चली जाती। भाई दिल्ली में बस गया था, दीदी लखनऊ में। अब हम सबके पास बड़ा घर और गाड़ी थी। माँ ने फिर से राग छेड़ा, रीमा कोई तो होगा तेरे लायक, शादी क्यों नहीं कर लेती? इस बार मैं नहीं हंसी। ठीक है, तुम ही देख लो। माँ खुश। उन्हें एक काम मिल गया। इस बीच मुझे मुंबई जाना पड़ा एक सेमिनार के लिए। माँ ने एक नाम और पता पकड़ा दिया कि यह शख्स तुमसे मिलेगा। अपने होटल के कमरे में मत बुलाना, रेस्तरां में मिलना, ठीक से बात करना। डॉक्टर है, तेरी तरह बाहर से पढ़कर आया है। तेरी फोटो उसे अच्छी लगी, वो भी दिखने में ठीक है। मैंने हामी भर दी। सोचा कि मिल भी लूंगी, एक शाम ठीक से कट जाएगी। सेमिनार वाले दिन सुबह ही डॉक्टर विश्वास का फोन आ गया। शाम को होटल के ही कॉफी शॉप में मिलना तय हुआ।
शाम तक थक गई। मन हुआ उसे मना कर दूं, पर वह समय से पहले आ पहुंचा। माँ गलत नहीं थी, दिखने में आकर्षक था। हम कॉफी शॉप छोड़कर बाहर में आ बैठे। वाइन की चुस्की और फिश फिंगर के बीच बातचीत शुरू हुई, खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। तय हुआ कि अगले दिन लंच पर मिलेंगे। सेमिनार 1 बजे खत्म हुआ, 2 बजे हम मिले। शाम तक गपशप की। रात उसने कहा कि डिनर उसके घर पर करते हैं। आधी रात वह मुझे छोड़ने मेरे होटल आया। हमने कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी। जाते जाते उसने पूछा, कल घर पर एक छोटा सा गेट टुगेदर रख लूं? अपने दोस्तों से तुम्हें मिलाना चाहता हूं। मुझे दिक्कत नहीं थी, बल्कि अच्छा लगा। दिन में मैं अपने काम में व्यस्त रही। शाम को विश्वास मुझे लेने होटल आ गया। मैं हमेशा की तरह जीन्स और कुर्ते में तैयार थी, बस चेहरे पर ठीक सा मेकअप था। विश्वास के घर पर ठीक सी भीड़ थी। वो अपने दोस्तों से मिलवा रहा था। डॉक्टर रूपा और उनके पति डॉक्टर अवनीश। मीरा भाटिया फिल्में बनाती हैं। ये है इनके पार्टनर फिलिप्स। प्रोफेसर मोहसिन और उनकी पार्टनर। मोहसिन 70 के आसपास पहुंचे हुए थे। सफेद बाल, दाढ़ी, चेहरे पर झुर्रियां और उनकी पार्टनर लंबी तन्वी सी सरिता। क्या यह सरिता थी? उसने मुझे नहीं पहचाना। वो खोई खोई सी थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं रीमा, हम भोपाल में साथ में पढ़ते थे। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आए। उसने धीरे से सिर हिलाया। विश्वास मुझे आगे ले गया। मैं पीछे मुड़कर उसे देखती रही। वह बार काउंटर में पहुंच गई और अपने लिए बड़ा सा जाम भर रही थी। मैं सबसे मिलने के बाद एक बार फिर सरिता के पास गई। उसने अब की औपचारिक होते हुए कहा, विश्वास, और तुम्हारे लिए मुझे बड़ी खुशी है। अच्छी जोड़ी रहेगी तुम दोनों की। मैं ठहरी सरिता, पिछली बार जब तुम्हें दिल्ली में देखा था तो बात नहीं कर पाई थी। तुम मुंबई में कब से हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खालीपन था, अजीब सा खालीपन। लगा कि इस तरह उसे कई बार देखा है। हाँ, स्कूल में जब पहली बार मिली थी तब भी ऐसी ही नजरें थी उसकी। सरिता ने सोचकर कहा, कई साल हो गए, इट्स अ कूल प्लेस। और वो अपना जाम उठाकर मोहसिन के पास चल दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और को सरिता समझ रही हूँ? पर थी तो वही। बाई गाल पर बड़ा सा काला तिल, वही बादामी आंखें। मैं पहचानने में इतनी गलती नहीं कर सकती। खाने पीने का दौर चला। मेरी नजरें सरिता से हट नहीं रही थी। अचानक सरिता जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। विश्वास तुरंत पहुंच गया। डॉक्टर था, उसे पता था कि क्या करना है। सरिता को बेडरूम ले जाया गया। विश्वास ने इंजेक्शन दिया। मोहसिन उसके पास था। बाहर आकर विश्वास ने कहा, स्ट्रेस है, डिहाइड्रेशन हो गया है। इसीलिए तो मैं सभी यंग और खूबसूरत लड़कियों से कहता रहता हूँ कि शराब के अलावा पानी भी पिया करो। 2-3 लोग हल्के से हंसे। धीरे धीरे मेहमानों ने विदा लेना शुरू किया। बस मोहसिन और सरिता रह गए। सरिता को होश आ गया था, पर कमजोरी थी। विश्वास ने कहा कि मोहसिन और वो यहीं रह जाए, घर जाकर कहीं तबीयत और बिगड़ ना जाए। मैं और विश्वास ब्लैक कॉफी का कप लेकर बालकनी में आ गए। अच्छी हवा चल रही थी। दूर से कहीं समंदर की कल कल आवाज आ रही थी और मौसम में खारापन सा समाने लगा। मोहसिन आए। विश्वास ने उठकर उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा। वो परेशान लग रहे थे। मैंने पूछ लिया, आप सरिता को कितने समय से जानते हैं? वे चौंके। फिर अनमने भाव से कहा, यही कोई 6 महीने से। मैंने सिर हिलाया। वे मेरी तरफ देखने लगे। मैंने रुककर कहा, एक समय में मैं और सरिता एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोस्ती भी थी। फिर मोहसिन और विश्वास को आगे जानने की उत्सुकता हो आई। दोनों मेरा चेहरा ताकने लगे। मैंने संभल कर कहा, वही जो टीनेज में होता है। किसी बात पर लड़ाई हो गई, बस। विश्वास ने सिर हिलाया। मोहसिन पता नहीं क्या सोचने लगे। बड़ी देर बाद पूछा, रीमा, तुम्हें कोई खास बात नजर आई थी सरिता में? मैं सोचने लगी।
मोहसिन ने लंबी सांस ली। सरिता से मुझे शिकायत नहीं है, मैं उसे लेकर परेशान रहता हूँ। जो बच्चियां बचपन में एब्यूज का शिकार होती हैं, कई तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर। मैं चौंकी। बचपन में कुछ हुआ था उसके साथ? उसने पूरी बात नहीं बताई, टुकड़ों टुकड़ों में बताई है कभी कभी। वो गोद ली बच्ची थी, माँ जब तक रही ठीक ठाक परवरिश हुई उसकी, पर शायद 10 या 11 साल की थी जब माँ गुजर गई। इसके बाद एक बड़े परिवार में उसे कभी वो दर्जा नहीं मिला जो एक बच्चे को मिलना चाहिए, जिसे वो पापा कहती थी उसने ही। मैं अंदर तक सुलगने लगी। मेरी आंखों के आगे 12-13 साल की 8वीं में मेरे साथ पढ़ने वाली सरिता आ गई। घुंघराले बाल, अपने आप से बेखबर बड़ी होती बच्ची। मुझे लगा मेरे अंदर कुछ टूटने सा लगा है। उसकी आंखों में वो खालीपन, उसका दुनिया से बेखबर रहना, उसका मुझे अपने घर के अंदर ना बुलाना, किसी दोस्त को अपने परिवार वालों से ना मिलाना, अपने परिवार के सुख समृद्धि से अलग रहना। मेरे दिमाग में फ्लैश सा होने लगा। आज कितना आसान लग रहा है सब कुछ समझना, और उस समय शायद मैंने उसकी पहले से दुरूह जिंदगी को और भी पेचीदा बना दिया था। और फिर कनॉट प्लेस पर उसका मुझसे मिलकर यह कहना कि उसे मेरा दिया पर्स आज भी संभाल कर रखा है। ओहो, क्या मेरी आंखें बंद थी उस समय? मेरी चेतना को क्या हो गया था? क्यों नहीं समझ पाई उसकी आंखों की बात? मैं कॉफी खत्म कर उठी। कब किचन में रखने के बहाने बेडरूम का दरवाजा खोल बिस्तर पर सोई सरिता को देखने लगी। उस वक्त उसके चेहरे पर किसी किस्म का मलाल नहीं था, किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो मेरी तरफ चेहरा किए सो रही थी। चादर से उसकी कमजोर बाहें बाहर निकल आई थी। मैं धीरे से उसके पास गई, उसे ठीक से चादर उड़ा दिया और उसका हाथ थाम कर वहीं बैठ गई। सरिता ने करवट ली। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं थी, हल्का सा मुस्कुरा रही थी। मोहसिन और विश्वास भी कमरे में आ गए। मोहसिन को देख मैं उठ गई। मोहसिन ने मुझे बैठने का इशारा किया और धीरे से फुसफुसाहटों में भरे बोले, मैडम, विश्वास बता रहा था कि आप एक नामी साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उससे बात करेंगी। आप तो रोज ऐसे कई पेशेंट का इलाज करती होंगी। मैंने सिर हिलाया। सरिता को आप बेंगलोर ले आइए, यह मेरे पास मेरे घर में रहेगी, आप चिंता ना करें। अब उसकी गुत्थियों को सुलझाना मेरी जिम्मेदारी है। मोहसिन के चेहरे से लगा कि उनके सिर से कोई भार निकल गया है। अगले दिन मुझे बेंगलोर लौटना था। विश्वास मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए। रास्ते में बताया कि मोहसिन का अपनी दूसरी बीवी से तलाक नहीं हुआ है। जब पहली बार मोहसिन ने सरिता को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर मिलवाया था, अजीब लगा था। सरिता डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाती हैं और इसी सिलसिले में मोहसिन से मिली थी। इससे पहले वो 6 महीने ड्रग छोड़ने के लिए रिहाइबिलिटेशन सेंटर में भी रह चुकी थी। बेंगलोर से मुंबई आने के 2 दिन बाद मैंने मोहसिन को फोन लगाया। उन्होंने मुझे जो खबर बताई वो आश्चर्यजनक थी। जिस रात वे दोनों विश्वास के घर रहे थे, अगले दिन सुबह सरिता और उनका झगड़ा हो गया। सरिता ने यहाँ तक कह दिया कि वह उनमें अपने गोद लिए पिता की झलक देखती है। उस दिन सरिता अपना सामान लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। वह मेरे नाम एक पैकेट छोड़ गई है। उसने विश्वास से कहा था कि किसी भी हाल मुझे वो पैकेट पहुंचा दे। सरिता चली गई, मुझे समझने का मौका दिए बगैर। विश्वास ने कहा कि वो अगले सप्ताह बेंगलोर आ रहा है, अपने साथ पैकेट लेता आएगा। मैं उत्सुक थी यह जानने को क्या छोड़ गई है सरिता मेरे लिए। इससे अच्छा होता कि हम आमने सामने बैठते, कुछ वो कहती कुछ मैं। शनिवार को विश्वास को आना था। उसने एयरपोर्ट से फोन किया। मुझे लगा वो टेक ऑफ की सूचना दे रहा है, पर वो तो थोड़ा तनाव में था। रीमा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे लिए गिफ्ट में एक पिस्तौल भेजेगी। सामान की चेकिंग हुई तो उस लिफाफे में से एक पुरानी पिस्तौल निकली। पुलिस की पूछताछ चल रही है, साथ में एक लेटर भी है। शायद उससे कुछ क्लू मिले।
देखो तो पूरा फंसवा दिया मुझे तुम्हारी फ्रेंड ने। विश्वास की आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि उसने मोहसिन को भी वहां बुलवा लिया है। पुलिस की इंक्वायरी होने के बाद वो फ्लाइट बोर्ड करेगा। पिस्तौल शर्तें मुझे भेज रही थी। क्या मुझे मुंबई जाना चाहिए? आधे घंटे बाद विश्वास का फोन आ गया कि जांच पूरी हो गई। पुलिस ने पिस्तौल अपने कब्जे में कर लिया है और वह रात की फ्लाइट से बेंगलोर आ रहा है। रात 12:30 बजे उसकी फ्लाइट लैंड हुई। मैं पिताजी के साथ उसे लेने एयरपोर्ट पहुंची। वह कुछ बदहवास सा लगा। मुझसे मिलते ही फिर से कहा, तुम्हारी दोस्त ने मेरा पुलंदा बंधवाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे? मैंने कहना चाहा, दोस्त कहाँ थी वो मेरी? हाँ, बनाना जरूर चाहती थी। बचपन में कुछ वक्त हमने साथ बिताए थे। जिंदगी के इस मोड़ पर शायद वो मेरे साथ कुछ बांटना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो सरिता का दिया लिफाफा मुझे फौरन सौंप दे। उसका मूड देखकर मैं चुप रही। पापा उससे कुछ बातें करते रहे। होटल में उसका कमरा बुक था। उसे अपनी गाड़ी से छोड़ने गए। होटल पहुंचते ही उसने कहा, रात बहुत हो गई है, मैं आराम करना चाहता हूँ, कल मिलेंगे। दरवाजा खोल ओह बाहर निकला। मैं और पापा भी निकले। ओह आगे बढ़ गया रूम चेक करवाने। उस एक क्षण में मुझे वो निहायत आत्म केंद्रित व्यक्ति लगा। मैं अब लोगों के मूड से उनका व्यक्तित्व भांपने लगी थी। मैंने तय कर लिया कि इस व्यक्ति के साथ मेरा लंबा चलना मुमकिन नहीं। मैंने पीछे से पुकारा, मिस्टर विश्वास, मुझे मेरी दोस्त का पैकेट दे दें, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। विश्वास चिहुक कर पीछे मुड़ा। उसने अपना किट बैग खोलकर एक फटा हुआ पैकेट मुझे थमा दिया और इस बार कुछ रूखे स्वर में बोला, मैडम आप दूर रखिए अपने ऐसे दोस्तों से मुझे। मैं मुस्कुराई। इससे भी आसान रास्ता है मेरे पास। मैं अपने दोस्त की तरह खुद दूर होना पसंद करूंगी। पलटकर मैं होटल से बाहर आ गई। पापा गाड़ी के पास खड़े थे। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दिया। पापा रास्ते भर विश्वास की बात कर रहे थे। मैंने कुछ कहा नहीं। कल सुबह बताऊंगी कि मैंने इस लड़के को भी रिजेक्ट कर दिया है। पापा को सोने भेजकर मैंने अपने लिए बड़े कप में चाय बनाया और बालकनी में आ गई। झूले पर बैठकर मैंने छोटा लैंप जला लिया। सरिता का भेजा पैकेट हाथ में था। पीले रंग का लिफाफा बुरी तरह खोला गया। मैंने हल्के से लिफाफे पर हाथ फेरा। अंदर से कुछ कपड़े सा झांक रहा था। ओहो, वही पर्स, सिल्क का पर्स जो अपनी अंतिम अवस्था में था। पर्स के नीचे कुछ पन्ने, पर्स के बीच में शायद उसने पिस्तौल रखा था। मैंने पन्ने खोले। बड़े बड़े अक्षरों में सरिता ने लिखा था, मेरी मुक्ति का दिन आ गया है। जीने की वजह नहीं रही। जिस वजह गुस्से और सीने में धड़कते आग के साथ जी रही थी, वह मर गया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ और तुमसे क्यों कह रही हूँ, पर लगता है कि अगर मुझे कोई समझ पाएगा तो वो तुम ही होगी। कल रात तुम्हारे घर आने से पहले मुझे पता चला कि मेरा पिता मर गया है। पिछले 3 साल से वह मुंबई में था। कैंसर हो गया था उसे। दरअसल उसे मरना तो मेरे हाथों से था। मैंने बहुत पहले तय कर लिया था, शायद जब मैं 11 साल की थी। मम्मी के मरने के बाद ही उस आदमी ने मुझे पहले भी कभी अपनी बेटी नहीं माना था। मम्मी बचा कर रखती थी मुझे। मेरे 11वें जन्मदिन पर उस आदमी ने कहा कि वो मुझे कोई बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा है। उसने मुझे ऐसा तोहफा दिया कि तोहफों के नाम से नफरत हो गई। रातें मेरे लिए एक राक्षस की खो की तरह होती थी। घर में सबको पता था पर कोई कुछ कहता नहीं था। एक अनाथ बच्ची की रहने खाने की जगह दे रहे थे, क्या यह कम था? मैं घर से भाग गई उस राक्षस से बचने के लिए। मैं अपने आप से भागती रही। ड्रग एडिक्ट बन गई, कॉल गर्ल बन गई। मौका ढूंढती रही कि जिंदगी में एक बार जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगी कि उसी के पीछे पीछे मैं नेपाल से दिल्ली, दिल्ली से गोवा और फिर मुंबई आ गई।
मोहसिन के साथ रहना मेरे लिए मुफीद था, क्योंकि सेक्स में उसकी रुचि नहीं थी। कल मेरे रहने का प्रयोजन खत्म हो गया, वो मर गया। मैंने बहुत पहले नेपाल में उसे मारने के लिए एक पिस्तौल खरीदी थी। इसमें गोली है भी या नहीं मुझे नहीं पता। तुम प्लीज इस पिस्तौल को और मेरे सबसे प्यारे तोहफे को किसी नदी में बहा देना। एक तुम्हारा ही दिया तोहफा था, जिसमें से मुझे कभी किसी स्वार्थ की बू नहीं आई। सच कहूं तो माँ के पास बिल्कुल ऐसी सिल्क की साड़ी थी जो मुझे बहुत पसंद थी। मुझे माँ की खुशबू आती थी। पता नहीं तुम मेरी क्या हो, मुझे समझने की कोशिश मत करना, पर इस समय मैं और किसी से ये नहीं कह सकती थी। मैं मुक्त हुई। मेरे हाथ से पन्ने फड़फड़ा कर उड़ने लगे। मैंने पकड़ने की कोशिश नहीं की। सरिता को मुक्ति चाहिए थी, उसे मुक्त होना ही था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।